हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पार्ट 1 ऑफ स्टाफिंग हम जिसके अंदर देख चुके हैं रिक्रूटमेंट एंड सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। आज हम स्टाफिंग के सेकंड पार्ट में रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ ओपन योर बुक्स, और जो आपको बुक्स मिल चुकी हैं उन्हें ओपन करिए एंड लेट्स स्टार्ट विद सिलेक्शन। देखिए, मैंने आपको बताया था स्टाफिंग के अंदर हमें बेसिकली 3 टर्म्स सबसे पहले समझने हैं। द फर्स्ट टर्म वाज रिक्रूटमेंट दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन ऑन सेकंड टर्म विच इज सिलेक्शन। उसके बाद हम थर्ड टर्म पढ़ेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सिलेक्शन होता क्या है? देखो, सिलेक्शन के अंदर क्या होता है। अच्छा, पहले बताओ रिक्रूटमेंट में क्या होता है। सर, रिक्रूटमेंट के अंदर हम सोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो सोर्स हमने आइडेंटिफाई किया है वहाँ से हम एप्लीकेशंस मंगा सकें। तो रिक्रूटमेंट में हुआ क्या, हमारे पास एप्लीकेशंस का भंडार आ गया, मतलब एप्लीकेशंस हमारे पास नंबर ऑफ आ गए। अब कौन सा उसमें से कैंडिडेट सही है, कौन से कैंडिडेट को हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए रखना चाहिए, कॉम्पिटेंट है, सैलरी भी कॉम्पिटेंट है, वो हम सारा का सारा देखते हैं सिलेक्शन में। मीन्स मीनिंग देयर बाय सिलेक्शन हुआ क्या? सिलेक्शन हुआ इज टू सिलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट अमंग द पूल ऑफ द कैंडिडेट। हमें बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है अमंग द पूल ऑफ कैंडिडेट, मतलब जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। देखिए, यहाँ पर एचआर मैनेजर की जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाती है। एचआर मैनेजर को सिर्फ ऐसे ही इंडिविजुअल्स को नहीं ढूंढना कि जो क्वालिफाइड हैं या एक्सपीरियंस होल्डर है, साथ साथ उन्हें ऐसे एम्प्लॉयज़ को भी ढूंढना है हु आर डेडिकेटेड टू वर्क, who love to work। अगर आपने क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस वर्कर्स को तो ले लिया, बट उनका आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ डेडिकेशन नहीं है, इनिशिएटिव, स्पिरिट ऑफ इनिशिएटिव नहीं है, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ भी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग रन के अंदर कोई खास सक्सेस नहीं पहुंचा सकते हैं। तो एचआर मैनेजर का रोल सिलेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा टेक्निकल होता है। वो मैंने लिखा भी, अगर आप देखना चाहें तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है। Yes, challenge before the HR manager is not only to select employees with suitable qualifications and experience, rather it is equally important to select the employees who love to work and has passion for jobs that will be assigned to them। तो ये चीज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इतना आसान काम नहीं होता। इसी चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए मैंने कोट भी लिखा है, आई एम अ HR मैनेजर नॉट अ मिरेकल वर्कर। बेचारा HR हमेशा यही कहता है, बड़ा ढूंढ के निकाला है, आप लिख के आ सकते हो एग्जाम के अंदर। चले, तो सिलेक्शन आपको समझ में आया। मेन डेफिनेशन जो आपको सिलेक्शन की ध्यान रखनी है वो क्या? सिलेक्शन कैन बी डिफाइंड एज सिलेक्टिंग बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट अमंग द पूल ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है जी। अब आता है मेन सिलेक्शन प्रोसेस की सिलेक्शन प्रोसेस होता क्या है, किस तरीके से हम एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करते हैं। देखिए, ध्यान से एक चीज़ सुनिए बेटा। सबसे पहले आता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होता क्या है? देखिए, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर क्या होता है, जो हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं उनको हम स्क्रीन करते हैं। स्क्रीन करते हैं मतलब उनको देखते हैं कि उनकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, या दूसरे जो भी हमारे क्राइटेरिया हैं उनको हम चेक करते हैं कि एप्लीकेशन के अंदर इंडिविजुअल ने लिख के क्या भेजा। एंड ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, जो एम्प्लॉयज़ सुटेबली क्वालिफाइड नहीं है या सुटेबल एक्सपीरियंस, जितने हमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत है उतना एक्सपीरियंस नहीं रखते हैं, उनको इनिशियली ही ऑर्गेनाइजेशन रिजेक्ट कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पर, सपोज हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट चार्टेड अकाउंटेंट की ज़रूरत है। हमने लिखा कि चार्टेड अकाउंटेंट विद अ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 years कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। अब हुआ क्या, हमारे पास चार्टेड अकाउंटेंट्स के कुछ एप्लीकेशंस आए, कुछ MBA के आए, कुछ BCom के आए। तो जितने BCom और MBA के हैं वो तो हमने उसी समय रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि हमें चाहिए कौन? CA। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमने लिखा था CA विथ मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस। अब सपोज कोई उसमें 3 year एक्सपीरियंस है या 2 year एक्सपीरियंस है या लेस देन 5 year एक्सपीरियंस है, तो हम उसको वहीं पर क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि जो हमारा क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया था, उन एप्लीकेशंस को हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके उनको हम आगे बढ़ा देते हैं। उसके बाद क्या आता है नेक्स्ट बेटा? सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट के अंदर क्या होता है, हम एम्प्लॉयज़ के 5 तरीके के टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जो मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस करूंगा। पहला टेस्ट होता है इंटेलिजेंसी टेस्ट। इंटेलिजेंसी टेस्ट के अंदर हम एम्प्लॉय का IQ चेक करते हैं कि उसका इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कितना है, उसका IQ लेवल क्या है, ठीक है। उसके बाद IQ टेस्ट के बाद हम चेक करते हैं उसका कि इंटरेस्ट टेस्ट क्या है। इंटरेस्ट टेस्ट मतलब, इंटरेस्ट टेस्ट के अंदर हम ये चेक करते हैं कि क्या किसी पर्टिकुलर जॉब को लेकर एम्प्लॉय की कोई फैसिनेशन है। फॉर एग्जांपल के तौर पर सपोज मिस्टर ए है। अब मिस्टर ए काफ़ी टाइम से अनएम्प्लॉयड है, वो अपनी जॉब ढूंढ रहे हैं।
वो मिस्टर ए जो हैं वो मार्केटिंग का काम बहुत अच्छे से जानते हैं, वो कस्टमर्स के डील करना बहुत अच्छे से जानते हैं। अब कहीं पर हुआ क्या, परचेज मैनेजर की जॉब निकली, या सपोज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अदर देन मार्केटिंग मैनेजर किसी तरह की जॉब निकली। मिस्टर ए अप्लाई करने पहुंच गए, इसलिए पहुंच गए क्योंकि उनको जॉब चाहिए, चाहे कुछ भी मिल जाए, वो काफ़ी टाइम से अनएम्प्लॉयड है। बट मिस्टर ए कॉम्पिटेंट किस चीज़ में है, वो तो मार्केटिंग के अंदर कॉम्पिटेंट है, वो जॉब के लिए अप्लाई करने आ गए क्योंकि उन्हें जॉब चाहिए। बट क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट साबित होंगे, क्या वो एक सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए साबित होंगे? तो ये भी एचआर मैनेजर को चेक करना पड़ता है कि जो एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहे हैं उसका फैसिनेशन फॉर जॉब, उसका इंटरेस्ट फॉर जॉब, वो किस तरीके का काम करना पसंद करेगा। मेरी बात आपको होपफुली समझ में आ रही हो। सपोज मैं एक कॉमर्स बैकग्राउंड टीचर हूँ, ठीक है, मैं कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाना पसंद करता हूँ। अब कहीं जॉब निकली 3 लाख रुपए की सैलरी, दिमाग ख़राब हो गया देख के, यार चला जाता हूँ, ठीक है, साइंस पढ़ानी है 9th 10th की, अब चला गया पढ़ाने, बट क्या मेरा उस चीज़ को लेकर फैसिनेशन है, मैं सिर्फ मनी माइंडेड होकर जा रहा हूँ। तो इंटरेस्ट टेस्ट के अंदर ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि एम्प्लॉय जिस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है, क्या वो उसके लिए उतना फैसिनेटेड है भी या नहीं है। उसके बाद आपका सिलेक्शन टेस्ट के अंदर, ये मैंने इंटेलिजेंसी बता दिया, इंटरेस्ट बता दिया, आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर क्या होता है, हम देखते हैं कि एम्प्लॉय के अंदर एबिलिटी टू लर्न न्यू स्किल्स कितनी है, वो न्यू स्किल्स कितनी जल्दी ऑप्ट कर सकता है। शायद मैंने यहाँ पर एक टेस्ट भी दिया होगा आपको, एंड देखिए ज़रा, देखिए इस तरह का कुछ टेस्ट इसके अंदर दिया जाता है। हाउ मैनी स्क्वायर्स आर इन दिस पिक्चर, ठीक है, या इफ़ 1 + 2 इज इक्वल्स टू से 5 एंड 3 + 2 is equals to, you can say 10, then what will be 4 + 5। कुछ इस तरीके के मतलब क्वेश्चंस आपने देखे भी होंगे, फेसबुक वगैरह पे बड़े आते रहते हैं। तो वो सारे एप्टीट्यूड टेस्ट का पार्ट होता है कि आप कितनी जल्दी नए स्किल्स सीख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर बेटा हम बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल की एक पर्टिकुलर सिचुएशन में इमोशंस हैंडल करने की क्या पावर है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कितने इंटेलिजेंटली इमोशंस को हैंडल कर सकता है। इसके अंदर क्या होता है, बड़ी इमोशनल केस स्टडीज आपसे पूछी जाती हैं और आपका ओपिनियन पूछा जाता है कि आप उस ओपिनियन भी एमसीक्यू होता है, ABCD आपसे पूछा जाता है आप कौन सा सिलेक्ट करोगे, और जो ओपिनियन आप सिलेक्ट करते हो उसके बेसिस पे मार्किंग होती है। गलत कोई भी ओपिनियन नहीं होगा, चारों ओपिनियन ठीक होंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजर को हायर करना है, तो उस मैनेजर को हायर करने के लिए मैंने कहा कि सपोज़ आपके पास एक स्टूडेंट आया एंड वो स्टूडेंट एक एवरेज स्टूडेंट है, ना बहुत अच्छा है पढ़ाई में ना बहुत बुरा है, ठीक है, एंड ही इज़ रेडी टू पे द अमाउंट ऑफ फीस, की जो भी उसको फ़ीस है वो पे करने के लिए तैयार है। बट उसने ये बोला कि सर, उसने कंडीशन रखी है आपके सामने कि सर मुझे ना इंडिविजुअल क्लासेस भी चाहिए होंगी, इंडिविजुअल क्लासेस भी चाहिए होंगी, मतलब अगर मैं कई छुट्टी मार जाऊँ, घूमने चला जाऊँ, तो मुझे आप इंडिविजुअल क्लासेस दोगे। सपोज़ ये ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल क्लास देती है जब कोई मेडिकल इमरजेंसी का केस हो या अदर इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तभी। अब उन्होंने ये बोल दिया, अब मैंने एक केस स्टडी ड्राफ्ट करके दे दिया और नीचे ABCD ओपिनियन दे दिए, आप उस बच्चे का एडमिशन लोगे किन बातों के साथ, उसको क्या समझाओगे। पॉइंट नंबर A कि बेटा छुट्टी नहीं लेनी चाहिए, बट फिर भी हमारी पॉलिसी नहीं है, बट मैं आपको अपने पर्सनल लेवल पे दिलवा दूंगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आप उसे क्लियरली रिफ्यूज़ कर दोगे, पढ़ाना है या पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। ऐसे मैंने ABCD करके 4 ऑप्शंस लिख दिए और चारों की एक अपनी अपनी वेटेज है। मैं यहाँ चेक करूँगा वो किस पे टिक करते हैं, उसके बेसिस पर उनकी पर्सनालिटी चेक होगी, उनका इमोशनल लेवल चेक होगा कि वो कितनी इमोशनली अपने आप को चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशंस में। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे ड्राफ्ट किए जाते हैं। तो 3 टेस्ट आपको समझ में आ गए। सबसे पहला था इंटेलिजेंसी टेस्ट टू चेक द IQ। नेक्स्ट था आपका इंटरेस्ट है, जिसके अंदर हम चेक करते हैं कि आपका फैसिनेशन फॉर जॉब कितना है। तीसरा क्या था आपका बेटा, पर्सनालिटी टेस्ट, कि आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल करोगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट भी मैंने आपको बता दिया था, एबिलिटी टू लर्न द न्यू स्किल्स। तो आपका नेक्स्ट है आपका ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट के अंदर क्या है, ट्रेड टेस्ट के अंदर हम बात करते हैं कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करने के लिए पहुंचे हो उससे रिलेटेड आपके पास कितने स्किल्स हैं। जिस जॉब को आप अप्लाई करने के लिए पहुंचे हो उस जॉब से रिलेटेड आपके पास कितने स्किल्स हैं। मतलब नहीं समझा सकते। फॉर एग्जाम्पल
एक स्कूल से जॉब वैकेंसी आई कि दैट वी नीड अकाउंट्स टीचर। अब अकाउंट्स टीचर चाहिए तो ऑब्वियसली उनको अकाउंट्स आना भी तो चाहिए, तभी तो अकाउंट्स टीचर के लिए आप आ सकते हो। ये थोड़ी ना आपको इंग्लिश आती है तो अकाउंट्स के अंदर इंग्लिश की हिंदी कर दोगे। या बिजनेस स्टडीज़ टीचर की रिक्वायरमेंट आई, अब वहाँ पर आप चले गए कि मैं BST पढ़ाऊँगा। अब सपोज़ मुझे सिर्फ इंग्लिश की हिंदी करनी आती है, बिज़नेस के बारे में कुछ भी बातें नहीं पता, तो क्या मैं उस चीज़ के लिए क्वालिफाइड हूँ? क्या मेरा जो एग्जिस्टिंग सब रिक्वायरमेंट है उसके अंदर कितनी लेवल की नॉलेज है, ये हम चेक करते हैं ट्रेड टेस्ट के अंदर। बात समझ में? तो 5 तरह के सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट किए। पहला क्या था, ये आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग तो मैंने आपको बता ही दिया था। एप्लीकेशंस रिसीव बाय ऑर्गेनाइजेशन आर इंस्पेक्टेड। सेम सिलेक्शन टेस्ट में 5 टेस्ट कौन कौन से? इंटेलिजेंसी टू मेजर IQ, एप्टीट्यूड टू मेजर एबिलिटी, पर्सनालिटी टू मेजर पर्सनालिटी, ट्रेड टू मेजर एक्सटिंक्टिंग सेल्स, इंटरेस्ट टू मेजर द प्रेफरेंस फॉर पर्टिकुलर जॉब, ठीक है, या फैसिनेशन। आप चाहो तो इसकी डिटेल थोड़ी यहाँ से कर सकते हो, बट ऐसा जितनी ज़रूरी नहीं है। इंटरेस्ट टेस्ट को लेके मैंने कोटेशन लिखी है, बहुत अच्छी ढूंढ के। चूज़ अ जॉब यू हैव एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क डे इन योर लाइफ। मतलब समझ में आया आपको? आप उस काम को करना शुरू करो जिससे आप प्यार करते हो, तो आप देखोगे कि आप एक भी दिन काम नहीं कर रहे हो। ये बहुत डीप थॉट है, अगर आप इस चीज़ को सोच पाओ, ठीक है। बाकी फेसबुक पे इस तरह की कोर्स लिखता रहता हूँ, पढ़ा करो बेशर्मो, थोड़ी अकल आएगी। नाउ नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के अंदर क्या होता है, प्लीज़ ध्यान से देखिए। जब एम्प्लॉयज़ जो कैंडिडेट्स, नॉट द एम्प्लॉयज़, अभी हमने उन्हें अपने पास रखा नहीं है। फर्स्ट है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग क्लियर कर चुके हैं, सेकंड सिलेक्शन टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, थर्ड नंबर आता है उनका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू का। मतलब सिलेक्शन टेस्ट होने के बाद जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। इंटरव्यू के अंदर मेन मकसद होता है इंटरव्यूअर का यह जानना कि जो भी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय ने, कैंडिडेट ने CV के थ्रू, रिज्यूमे के थ्रू प्रोवाइड करी है, वो इन्फॉर्मेशन कितनी ठीक है, वो उन बातों को कितना ध्यान रखता है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय ने प्रोवाइड किया कि मैं वर्किंग, मेरा एक्सपीरियंस है इन पिछले 10 ऑर्गेनाइजेशंस में, मैंने यहाँ ऐसे ऐसे काम किया। अब भैया पिछली 10 ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, ठीक है, बट वहाँ आपने छोड़ा क्यों, ये जानना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है वो 10 ऑर्गेनाइजेशंस में जो आपने छोड़ा हो उनमें से कोई सिचुएशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी एग्जिस्ट करती हो। क्योंकि देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद होता है कि एम्प्लॉयज़ उसके पास लॉन्ग रन के लिए होने चाहिए। अगर शॉर्ट रन के लिए एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था एम्प्लॉयज़ आर द पिलर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर आप देखो, एक एम्प्लॉय आया मेरे पास, उसने कहा सर मैं पहले 4 इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ा चुका हूँ, 5वां इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करूँ। आई एम मोर इंटरेस्टिंग इन नोइंग द फैक्ट दैट वाई यू लेफ्ट दीज 4 इंस्टीट्यूट्स, व्हाट वर द रीजंस। क्यों? क्योंकि अगर देखिए आपकी बातों से मैं पता लगाने की कोशिश करूँगा। आप एज ए टीचर सोच सकते हो, मैं एज ए इंस्टीट्यूट ओनर सोचूंगा, ठीक है। दोनों के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहा, आप मुझे वो चारों पॉइंट एक्सप्लेन करो। फिर मैं कहीं ना कहीं ये देखूंगा कि वो सारी सिचुएशंस जो आप चाहते हो, जिन वजह से आपने उन 4 इंस्टीट्यूट्स को छोड़ा, मेरे इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है या नहीं है। Only then I will decide whether I have to hire you or not. So you are getting my point that employees interview, in this the main purpose of the interviewer is to get the clarification on the information supplied by the interviewee. बात समझ में आ गई? और इससे एक बहुत इंफॉर्मेशन शेयर भी होता है। अच्छा, एक इंटरव्यू का ना आजकल रोल और चेंज हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बारे में नहीं जानता है, इनफैक्ट आजकल एम्प्लॉय भी एम्प्लॉयर के बारे में पूछते हैं। मतलब पहला नंबर एम्प्लॉयर का होता है कि पूछ ले बेटा जो पूछना है तुम्हें। फिर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछता है कि क्या बोलते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में का क्या स्कोप है, क्या प्रमोशंस पॉलिसी है, किस तरीके के इंक्रीमेंट्स हैं, ये सारी बातें वो जानने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आता है आपका क्या, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। इसमें क्या होता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक के अंदर, जो एम्प्लॉयज़, जो कैंडिडेट्स तीनों चीज़ें क्रॉस कर चुके हैं, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट एंड इंटरव्यू, उनसे CV के अंदर कुछ पर्सन्स के फ़ोन नंबर मांगे जाते हैं जो उनको जानते हैं। ये सोसाइटी के कुछ रेपुटेटेड लोग होते हैं जनरली, जैसे आपके कॉलेज प्रिंसिपल, कॉलेज प्रोफेसर्स, या आप जहाँ से ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के आ रहे हो उन एम्प्लॉयर का फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, आप उनके नंबर्स अपने CV में प्रोवाइड करते हो। जो आपका प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है, मतलब जहाँ आप जॉब्स देखने के लिए जा रहे हो, जहाँ आपने इंटरव्यू दिया है, आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आपकी इन्फॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि जो आपने बोला है वो कितना सच है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितनी भी रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आज के टाइम पर रेफरेंस और आपका बैकग्राउंड बहुत ज़बरदस्त तरीके से चेक करती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, दे आर इन्वेस्टिंग
दे आर इन्वेस्टिंग इन HR। आज के टाइम पर सिचुएशन नहीं है कि उन्होंने सड़क चलते किसी को रख लिया। देखिए जरा, many organization ask for reference under this, candidates are required to inform name, designation and contact details of some person from which candidates information and background can be verified। कौन कौन हो सकता है वो भी मैंने आपको बताया। सिलेक्शन डिसीजन, अब होता क्या है, जिन्होंने ये चारों हर्डल्स क्रॉस कर लिए हैं, प्रिलिमिनरी, सिलेक्शन, इंटरव्यू, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, उन चारों, देखो अब चारों भी क्रॉस करने वाले इतने लोग हैं, तो हर स्टेज पे नंबरिंग दी जाती है कि CV कितना स्ट्रांग था, इंटरव्यू में कितने मार्क्स है, टेस्ट में कितने हैं, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग था। ठीक है, जो चारों चीज़ें क्रॉस कर चुके होते हैं उनके नंबरिंग के हिसाब से, वेटेज के हिसाब से सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है, नंबरिंग की जाती है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4। मतलब सबसे पहले कॉल गई रैंक 1 वाले को कि प्लीज़ हमने आपको सिलेक्ट कर लिया, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जा सकते हैं। अगर वो रिफ्यूज़ कर देता है तो रैंक 2 वाले पे, उसने रिफ्यूज़ कर दिया रैंक 3 वाले पे। तो सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जिन्होंने 4 हर्डल्स पार कर लिया। आप देख सकते हैं वही कंटेंट इसके अंदर है। फिर आता है बेटा मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या होता है, जो एम्प्लॉयज सिलेक्ट हो जाते हैं उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है, नॉर्मल BP टेस्ट वगैरह, जस्ट टू चेकआउट कि क्या बोलते हैं लॉन्ग रन के अंदर किसी तरीके की हेल्थ इश्यूज़ तो उनके साथ नहीं आएंगे। वैसे आजकल ऑर्गेनाइजेशन इसे अवॉइड करती हैं। जो सारे के सारे अब हर्डल्स 6 के 6 कौन कौन से हैं, फर्स्ट क्या था प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सेकंड क्या था सिलेक्शन टेस्ट, कितने टेस्ट थे 5, कौन कौन से, इंटेलिजेंसी किस लिए था वो, IQ के लिए, एप्टीट्यूड टेस्ट टू लर्न द न्यू स्किल्स, पर्सनालिटी टेस्ट टू चेक द IQ, उसके बाद क्या था आपका क्या बोलते हैं इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट किसके लिए था, टू चेक द इंटरेस्ट कि आपका एक पर्टिकुलर जॉब को लेके कितना फैसिनेशन है। और उसके बाद ट्रेड टेस्ट, इसके अंदर क्या था कि न्यू स्किल सीखने की पावर आपके पास कितनी है। इसके बाद आता है आपका बेटा क्या, सिलेक्शन डिसीजन हो गया था, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर। जॉब ऑफर के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखिए, जो 6 के 6 हर्डल्स क्रॉस कर चुके हैं उसके हम क्या करते हैं, जॉब ऑफर करते हैं। जॉब ऑफर इन द सेंस जॉब लेटर ऑफर किया जाता है कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ये हमारा प्रपोजल है, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, हम आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं। अब एम्प्लॉय के ऊपर है कि वो उसे एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयर के बीच में साइन होता है, जिसके अंदर होता है कि कितनी सैलरी पे की जाएगी, क्या पे स्केल होगा, अगर ग्रीवेंस प्रोसीजर है तो क्या है, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन लीव करनी है तो कितने दिन पहले का नोटिस देना होगा, या ऑर्गेनाइजेशन आपको निकालती है तो कितने दिन पहले का नोटिस देगी। प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड होता है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं ना, तो आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है। जैसे 3 महीने का ट्रायल होता है, उसके अंदर क्या होता है 3 महीने आपकी वर्किंग ऑब्जर्व की जाती है। अगर आप 3 महीने परफेक्ट रहे तो चौथे महीने से फिर आपको परमानेंट कर दिया जाता है। बट 3 महीने अगर आपकी डेफिशिएंसी रही तो आपको 3 महीने बाद निकाला भी जा सकता है। बट ये नहीं कि आपको सैलरी नहीं मिलती, प्रॉपर सैलरी मिलती है, सब कुछ वही रहता है। बट प्रोबेशन पीरियड होता है कि यू आर नॉट परमानेंट, यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन। इफ योर वर्क इज फाइंड टू बी परफेक्ट, ओनली देन यू विल बी एबल टू कंटिन्यू इन द ऑर्गेनाइजेशन। जनरली प्रोबेशन पीरियड 3 महीने से 2 साल तक ऑर्गेनाइजेशन के साइज नेचर के हिसाब से वेरी करता है। ठीक है, उसके अंदर ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर होता है। तो बेसिकली अगर आप देखो बेटा, जो मैंने आपको चीज़ें प्रोवाइड की थी, 8 के 8 स्टेप्स सारे के सारे वही हैं। क्या था, पहला प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, नेक्स्ट था सिलेक्शन, नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, सिलेक्शन टेस्ट, मेडिकल, जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट। ये डायग्राम आप एग्जाम में बना के आना, अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं सिलेक्शन जो आपका प्रोसेस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी भी आती है, सारी बातें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। और देखो मोटा मोटा, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टू चेक द इन्फॉर्मेशन सप्लाइड इन द करिकुलम विटे, नेक्स्ट सिलेक्शन टेस्ट, 5 तरह के टेस्ट याद हो गए। उसके बाद हमने क्या देखा, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, दैट इज टू गेट द मोर इन्फॉर्मेशन, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड जस्ट टू गेट द क्लैरिफिकेशन ऑन इन्फॉर्मेशन सप्लाई, सिलेक्शन डिसीजन टू सिलेक्ट द एम्प्लॉयज हु हैव क्रॉस्ड अबव हर्डल्स, मेडिकल एग्जामिनेशन just to have a medical fitness test, job offer, if you are found medically fit then you will be offered job, and if you accepted the same you will be offered contract of employment. The next part is very important. These questions have been asked in the past examination, so मैंने specifically आप देखो यहाँ highlight किए हैं, सिलेक्शन एज नेगेटिव प्रोसेस एंड सिलेक्शन एज पॉजिटिव प्रोसेस। क्या है ये, देखें सिलेक्शन जो है वो एक सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव प्रोसेस है। होता क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं और उनमें से कुछ कैंडिडेट्स को जॉब मिलती है। तो
देखा जाए तो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा नेगेटिव प्रोसेस है, आप सबको जॉब नहीं दे रहे हो। बट ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्रोसेस है। क्यों पॉजिटिव प्रोसेस है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को पूल ऑफ द कैंडिडेट में से एक बेस्ट कैंडिडेट मिलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सिलेक्शन इज नेगेटिव प्रोसेस, इट इज कंसिडर्ड टू बी a नेगेटिव प्रोसेस क्योंकि all the applications that are received are verified and on the basis of verification unqualified applicants are rejected in the first phase only। उसके बाद इंटरव्यू के अंदर हम दोबारा कैंडिडेट्स रिजेक्ट करते हैं, फिर फर्दर सिलेक्शन डिसीजन में कैंडिडेट्स रिजेक्ट होते हैं, फिर मेडिकल चेकअप में कैंडिडेट्स रिजेक्ट होते हैं। तो हर स्टेप पे कैंडिडेट्स रिजेक्ट होते जा रहे हैं, इसलिए नेगेटिव। पॉजिटिव प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन गेट्स मोस्ट कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड पर्सन अमंग द पूल ऑफ कैंडिडेट्स। तो इस तरीके से सिलेक्शन एक नेगेटिव और पॉजिटिव प्रोसेस है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, जो कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ध्यान से देखिए। सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। मेरी बातें बड़े ध्यान से समझना, अगर आप समझ गए तो आपको किसी तरह का पूरे टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ 2 मिनट बड़े ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो बेटा, ट्रेनिंग होती क्या है? ट्रेनिंग होती है जब आप कुछ नॉलेज प्रोवाइड करते हो रिलेटेड टू जॉब। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन में किसी रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर ने हमें ज्वाइन किया, उनको हमने बताया कि सर देखिए हमारे यहाँ प्रोसेस ये है कि आपको एक सब्जेक्ट की ऐसे क्लासेस लेनी है, प्लस एवरी 15 डेज़ में हमारे यहाँ टेस्ट होना है, प्लस मंथली हम एक PTM कंडक्ट करते हैं। उसके अलावा जो आप टेस्ट लेंगे उसमें आपको कुछ बच्चों को निकालना है जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनको संडे या कभी भी एक्स्ट्रा टाइम देके एट पार लेवल पे लेके आना है। तो मैंने उनको बताया कि किस तरीके से क्या काम करना है, और उनको मैंने ये भी बताया कि सब्जेक्ट रिसर्च किस तरीके से करनी है। जो भी हम पढ़ाने आते हैं तो उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होके आना है कि आज हमें ये कंटेंट पढ़ाना है, उस पर जितनी रिसर्च हम कर सकते हैं वो करके आए। तो मैंने सारी बातें उनको बताई। तो ट्रेनिंग मैं उनको क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ? मैं उनको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू जॉब। तो जॉब से रिलेटेड आप जब नॉलेज प्रोवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रेनिंग। एग्जांपल एक और देता हूँ, जैसे मिलिट्री लोग ज्वाइन करते हैं, नेवी ज्वाइन करते हैं, तो उनका एक ट्रेनिंग पीरियड होता है। IAS का 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है। उसके अंदर होता है क्या कि आपको अपनी जॉब पे क्या काम करना है, आपके पास क्या पावर्स हैं, किस सिचुएशन के अंदर आपको सीनियर से कंसल्ट करना है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप खुद डिसीजंस ले सकते हो। तो रिलेटेड टू जॉब जब नॉलेज दी जाती है बेटा वो होती है ट्रेनिंग। जबकि एजुकेशन क्या होती है? एजुकेशन के अंदर बेटा हम अपने एम्प्लॉयज़ का अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बड़ी रिसेंट एग्जाम्पल देता हूँ जो मैंने अपनी बुक के अंदर भी लिखा है। अभी हुआ क्या, दिल्ली गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स को फिनलैंड भेजा गया। फिनलैंड जो है, आपने अगर सुना हो, जहाँ की नोकिया कंपनी है, फिनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है वर्ल्ड का नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम है। तो अभी दिल्ली गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स एज वेल एज कुछ मिनिस्टर्स फिनलैंड गए थे, जहाँ पर उन्होंने वहाँ के पूरे एजुकेशन सिस्टम को ऑब्जर्व किया कि क्यों वहाँ का एजुकेशन सिस्टम नंबर 1 है। तो जो भी उनकी ऑब्जर्वेशंस रही, उन्होंने सीखा वहाँ पर कि ये चीज़ें हैं। वो एक्चुअली फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम के अंदर वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स को ज़्यादा फोकस करते हैं, वोकेशनल क्वालिफिकेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मतलब 5th-6th स्टैंडर्ड में ही डिसाइड कर दिया जाता है कि आपको आगे जाके क्या करना है ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरेस्ट। और हर जॉब को वहाँ इक्वल वेटेज दी जाती है। जैसे हिंदुस्तान में प्लम्बर हो गए, ट्रक ड्राइवर हो गए, तो एक दिमाग में साइकोलॉजी आ जाती है छोटी जॉब है। बट वहाँ पर ऐसा नहीं है, प्लम्बर भी इक्वली क्वालिफाइड है, आपका ट्रक ड्राइवर्स भी इक्वली क्वालिफाइड है। तो बेसिकली एजुकेशन के अंदर हम अपने एम्प्लॉयज़ की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं। मतलब जैसे हमने अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ से ऑफिशियल्स को भेजा कि वहाँ पर आप जाओ, ऑब्जर्व करो, पढ़ो उसके पूरे सिस्टम को। तो वो क्या है, एक तरह का एजुकेशन है। फिर डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट होता है द आउटकम ऑफ एजुकेशन। बेटा बड़े ध्यान से सुनो, बहुत रिसर्च करनी पड़ी मुझे इसके ऊपर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट पे, तब मैं आपको ये बातें बता पा रहा हूँ। डेवलपमेंट क्या होता है? आउटकम ऑफ एजुकेशन। आउटकम ऑफ एजुकेशन इन द सेंस, देखिए ऑफिशियल्स वहाँ पर गए, उन्होंने सारी चीज़ें सीखी, तो वो था एजुकेशन। उस चीज़ को वो आके इंडिया में अप्लाई करते हैं। अप्लाई करके सपोज दिल्ली के अंदर अप्लाई करते हैं और उससे दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है। तो जो एजुकेशन उन्होंने ली उसकी वजह से जो आउटकम आया दैट विल बी कॉल्ड एज डेवलपमेंट। वाई सो डेवलपमेंट? देखिए जब उससे इम्प्रूवमेंट आएगा, सपोज दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है तो यहाँ के मिनिस्टर्स हो गए, ऑफिशियल्स हो गए, उनका भी रोल उसमें माना जाएगा, कहीं ना कहीं उनको भी आगे हायर पोस्ट पे प्रमोट किया जाएगा। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज डेवलपमेंट। एक और एग्जांपल देता हूँ,
जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, PwC, डेलॉयट, टाटा, ये अपने एम्प्लॉयज़ को जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटली काम कर रहे हैं उनको अच्छे लेवल के क्वालिफिकेशंस ऑफर करते हैं। जैसे MBA ऑफर की जाती है, आप हार्वर्ड में जाओ, वहाँ से MBA करके आओ, हम आपका पूरा पूरा पैसा फाइनेंस करेंगे। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे करती हैं। तो वो क्या दे रही है, एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ को, जिससे उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़े। अब वो क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो जब वहाँ से इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन लेकर आएंगे और वो स्किल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करेंगे, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होगी एज वेल एज उनकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी। दैट पर्सनल ग्रोथ और ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ ड्यू टू द एजुकेशन टेकन बाय देम एट द कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टेक्निकली नोन एज डेवलपमेंट। बात समझ में आ गई आपको? अगर मेरी बातें समझ में आ गई, आगे से आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो ट्रेनिंग में क्या लिखा है मैंने, रिलेटेड टू जॉब, बाकी आप पढ़ सकते हो। एजुकेशन में इंक्रीजिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉइज, और डेवलपमेंट में क्या लिखा है मैंने, आप देखो, आउटकम ऑफ एजुकेशन कैन बी कंसिडर्ड एज डेवलपमेंट। जो एग्जांपल मैंने आपको दिया बेटा मेरी किताब के अंदर एज इट इज लिखे हुए हैं। अभी थोड़ी सी बुक्स आउट ऑफ स्टॉक हैं, काफ़ी बच्चों ने मैसेज वगैरह किया है, उनको नहीं मिल पा रही हैं। जैसे ही वो इन स्टॉक होंगे आपको मैं एक लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू बता दूंगा, देन मैं उसको आपको फॉरवर्ड करवा दूंगा प्लीज़। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। क्या ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के बेनिफिट्स हैं, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपल सी बात है। देखो जो ट्रेनिंग, एजुकेशन, डेवलपमेंट है, उसका फ़ायदा सिर्फ एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलता, उसका फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलता है। तो आप देखो मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, यूज़फुलनेस फॉर एम्प्लॉयज़ एंड यूज़फुलनेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट है भैया, ऑब्वियसली बात है, दे विल फील कॉन्फिडेंट, उनका आउटपुट लेवल अच्छा होगा, मोटिवेशन लेवल अच्छा होगा। मोटिवेशन लेवल अच्छा होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और प्रोडक्टिविटी देंगे, जॉब स्टेबिलिटी उनकी रहेगी। भाई एक बात बताओ, जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ आउटपुट दे रहे हैं, जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, उनकी जॉब स्टेबिलिटी तो हमेशा मेंटेन है, उनकी पर्सनल ग्रोथ होगी। तो यही सारी बातें आप देख सकते हैं इसके अंदर लिखी हुई है, इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस, इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस लेवल, मोटिवेशन लेवल, जॉब स्टेबिलिटी, पर्सनल ग्रोथ, सारी बातें। नेक्स्ट है बेटा यूजफुलनेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, भाई एक बात बताओ, ट्रेंड एम्प्लॉयज़ की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो अनट्रेंड से हमेशा ज़्यादा होती है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस दोनों। तो इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, जिससे बिजनेस प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। बेटर यूटिलाइजेशन हो पाएगा रिसोर्सेज का, क्योंकि उन्हें पता है कि रिसोर्सेज को बेटर वे में हैंडल कैसे करना है। अब एम्प्लॉयज़ वहाँ पर स्टेबल रहेंगे, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का लेबर टर्नओवर क्या होगा, कम होगा। मैं आपको बता दूं लेबर टर्नओवर का मतलब क्या होता है, शायद मैंने अभी वो आपको नहीं बताया। लेबर टर्नओवर क्या होता है कि हाउ फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉयज़ आर लीविंग एंड ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। कितनी जल्दी एम्प्लॉयज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं और लीव करते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लेबर टर्नओवर। बात समझ में आ गई? तो अब देखो, जहाँ एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड है, जहाँ उन्हें काम करना पसंद है, तो वहाँ पर वो हमेशा रिटेन रहेंगे। जहाँ उन्हें पर्सनल ग्रोथ मिल रही है, तो आपका लेबर टर्नओवर हमेशा कम रहेगा। और लेबर टर्नओवर हमेशा कम होना चाहिए, क्योंकि अगर हाई है लेबर टर्नओवर, मतलब जल्दी और एम्प्लॉयज़ आते हैं और चले जाते हैं, तो आप कभी भी ट्रेंड वर्कफोर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तैयार नहीं कर पाओगे। समझ में आया? और उसके बाद एक और फ़ायदा जो मिलता है, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स, जो कि ग्रोइंग स्टेज पे ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से सुनिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए होता क्या है, जब भी आपको ग्रोथ चाहिए ना, तो कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होने चाहिए जो नेक्स्ट लेवल पे उसे जाके ऑपरेट कर सके। मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल अपने इंस्टीट्यूट का ही देता हूँ। हमारे यहाँ दो फैकल्टी मेंबर्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है पर्सनली कि ग्रोइंग स्टेज में वो मेरा मैनेजमेंट का रोल जो मैं प्ले करता हूँ वो प्ले कर सकते। तो होता क्या है, मैं उनको स्विच ओवर करता रहता हूँ। मतलब कभी बोलूँगा यार 11th अकाउंट्स पढ़ाओ, कभी बोलूँगा आप इको पढ़ाओ, ठीक है, रिसर्च करके आओ पूरा का पूरा, मैं क्रॉस चेक करता हूँ उस चीज़ को पूरा का पूरा, उसके बाद आप क्लास में पढ़ाने जाओ। उनको मैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के अंदर इंडल्ज करने की कोशिश करता हूँ। क्यों? क्योंकि जब वो एक मल्टीपल टास्किंग हो जाएंगे, मैनेजमेंट के अंदर कुछ रोल देता रहता हूँ टाइम टू टाइम पर, क्योंकि जब वो ऐसी 2-2.5 साल 3 साल की उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी और मैं एक्सपेंशन प्रोसेस पे आऊँगा, अपनी ब्रांचेस ओपन करना शुरू करूँगा, तो उन ब्रांचेस को ऑपरेट करने के लिए मैं हर जगह तो जा नहीं सकता, अपनी फोटो स्टेट बन के वर्चुअली तो जा नहीं सकता। तो वहाँ पर मुझे ऐसे सुटेबल
सुटेबल फैकल्टी मेंबर्स चाहिए जो मैनेजमेंट मल्टीटास्किंग जो उस पूरे के पूरे ब्रांच के लोड को सह सके, ठीक है। तो उसके लिए मुझे आज से ही अपनी वर्कफोर्स टीम उस तरीके से तैयार करनी पड़ेगी और इसीलिए ट्रेनिंग डेवलपमेंट एजुकेशन ज़रूरी होती है, दैट इज़ जो कि हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन की एक स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स डेवलप करने में जो लेटर ऑन ग्रोइंग स्टेज में ऑर्गेनाइजेशन को संभाल सके। चारों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ जिन पे बुक्स नहीं है वो तो नोट डाउन ही कर लो बेटा इन्हें। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है बेटा? ट्रेनिंग देने के कौन कौन से तरीके हैं? देखिए ब्रॉडली ट्रेनिंग देने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और सेकंड होता है आपका ऑफ द जॉब मेथड। अब ये ऑन द जॉब मेथड और ऑफ द जॉब मेथड होता क्या है जरा समझते हैं। ऑन द जॉब मेथड होता है लर्निंग वाइल डूइंग, मतलब जब आप काम कर रहे हो तभी आपको सिखाया जाता है, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग। इसके अंदर बेसिकली सबसे पहला आता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जितने भी आपके क्या बोलते हैं सेमी स्किल्ड जॉब्स होते हैं, सेमी स्किल्ड हो गया या थोड़े स्किलफुल भी आप कह सकते हो, जैसे प्लम्बर हो गया या आपका इलेक्ट्रीशियन हो गया, आपने देखा होगा इनके साथ जो मास्टर वर्कर होता है जिसको आपने जनरली उस्ताद कहते हुए सुना होगा, और इनके साथ इनके मास्टर वर्कर के साथ दो चार हमेशा असिस्टेंट होते हैं, दो चार ना हो एक दो तो असिस्टेंट होते ही होते हैं जिनको आप चेलर कह सकते हो। तो होता क्या है, जब भी कोई नया असिस्टेंट आता है वो मास्टर वर्कर को ऑब्जर्व करता है कि मास्टर वर्कर किस तरीके से काम कर रहा है। धीरे धीरे क्या होता है, मास्टर वर्कर असिस्टेंट को छोटे मोटे काम देना शुरू करता है, फिर वो और ट्रेंड होता जाता है और एक पॉइंट ऐसा आता है कि असिस्टेंट काम कर रहा होता है और मास्टर वर्कर उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। जब तक वो काम सीख रहा है कौन, असिस्टेंट, उसको एक अमाउंट मिलता है बट वो नॉर्मल सैलरी नहीं होती, वो बहुत नॉमिनल अमाउंट होता है। एंड सेकेंड चीज़, ये जो पूरा टाइम पीरियड होता है वो जनरली 3 से 5 साल का जनरली ऑब्जर्व किया जाता है कि होता है, बट इट मे वेरी कि सामने वाले के अंदर लर्निंग स्किल्स कितने हैं। तो आप ये देखो सारी बातें वही लिखी हुई हैं एंड ट्रेनिंग ऑब्जर्व्स हिम पूरा आप पढ़ सकते हैं, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नया टेक्निकल लैंग्वेज में मैंने नहीं लिखा है। फिर आता है बेटा इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के अंदर क्या होता है, इंटर्नशिप के अंदर मतलब आप ये समझ लो जो अप्रेंटिसशिप है वो थोड़े से अनक्वालिफाइड लोगों के लिए होगा, इंटर्नशिप वही चीज़ क्वालिफाइड लोगों के लिए होगा। एग्जांपल सपोज आपने आफ्टर 12th जो है कोई बीबीए इंस्टीट्यूट या बीकॉम या एमबीए क्लास जो भी ज्वाइन किया, अब वहाँ पर क्या होता है, सपोज आप बीबीए कर रहे हो, बीबीए करने के बाद आपने 2 साल के बाद आपको बोला गया कि बेटा अब जो आपके 3 महीने के ब्रेक आएंगे आपको इस कंपनी में जाकर वहाँ पर जाकर आपको ट्रेनिंग करनी है, जो आपने सीखा है उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाता है वो आपको वहाँ पर सीख कर आना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो उन्होंने आपको बोला कि आपको इस चीज़ को जाके प्रैक्टिकली सीख कर आना है, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के अंदर इंस्टीट्यूट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आपस में टाई अप करते हैं सो दैट स्टूडेंट्स कैन लर्न द प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स ऑफ द थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स विच यू आर स्टडिंग राइट नाउ इन थ्योरी फॉर्म। मैं आपको इतना पूरा स्टाफिंग समझा रहा हूँ, अब ये आपने समझ लिया ऐसा होता है ऐसा होता है, लेकिन जब आप इस चीज़ को जाके किसी ऑर्गेनाइजेशन के एचआर डिपार्टमेंट के अंदर ऑब्जर्व करोगे, कैसे स्क्रीनिंग होती है, कैसे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, कैसे इंटरव्यू लिए जाते हैं, कैसे डिसीजन रेफरेंस बैकग्राउंड चेक होता है, तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी और आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली ट्राई कर सकोगे। क्या आपने यहाँ थ्योरी पढ़ ली और सीधे आप उसे प्रैक्टिकल कर सकते हो? बहुत रेयर है, मैं ये नहीं मना नहीं करूंगा कि कर ही नहीं सकते, बहुत रेयर है, बट एक बार अगर उस चीज़ को प्रैक्टिकली भी देख लोगे तो फिर प्रैक्टिकल करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो यही चीज़ होती है इंटर्नशिप। अंडर दिस प्रैक्टिकल एक्सपोजर इज प्रोवाइड टू स्टूडेंट्स परसुइंग प्रोफेशनल कोर्सेज। काफ़ी इंस्टीट्यूट्स ने तो इसे अपने कोर्स का पार्ट बना दिया, जैसे सीए हो गया, इसके अंदर तो एक कोर्स का पार्ट है, 3 साल की ट्रेनिंग करवाते हैं, 4 साल का कोर्स है 3 साल की ट्रेनिंग, इसलिए इतना बढ़िया कोर्स माना जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका ऑफ द जॉब मेथड। ऑफ द जॉब मेथड के अंदर क्या होता है, ऑफ द जॉब मतलब लर्निंग बिफोर डूइंग, उसमें था लर्निंग वाइल डूइंग, इसमें पहले आप सीखो फिर आप काम करो। जैसे एग्जांपल देता हूँ, हिंदुस्तान में गाड़ी सीखनी है तो ऑन द जॉब होता है कि सीधे गाड़ी लो, रोड पर आ जाओ, बगल में ट्रेनर बैठा होता है वो आपको सिखाना शुरू कर देता है। विदेशों में ऐसा नहीं होता, फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है, एक डमी मॉडल तैयार किया जाता है, एक डमी कार तैयार की जाती है और आपको उस पर ट्रेंड किया जाता है, उसके अंदर आपको वही मतलब वाइब्रेशन उसी तरीके की होती है। अगर आपकी जैसे एक स्क्रीन होती है, आपने वीडियो गेम टाइप आप कह सकते हो, स्क्रीन है, स्टीयरिंग है, ठीक है। आप जैसे ये देखो एक पिक्चर आपको मैंने बना रखी है, इस पर आपको पहले ट्रेन किया जाता है, जब आप इस पर एक मिनिमम ट्रेनिंग ले लेते हो उसके बाद आपको ऑन रोड लाया जाता है। तो जब आप इस मशीन पे, डमी मशीन पर ट्रेनिंग ले रहे हो हाउ टू ड्राइव द कार, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज ऑफ द जॉब।
जनरली क्या होता है, जो सोफिस्टिकेटेड या कॉम्प्लिकेटेड मशीनरीज होती हैं उस पर सीधे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को पुट नहीं करते हैं। वो क्या कहते हैं कि भैया एक काम करो, पहले आप इसके डमी मॉडल पे जाओ, उस पर ट्रेनिंग लो, और डमी मॉडल पे जब आप परफेक्ट हो जाओगे तो आप इस एक्सपेंसिव मशीन पे आके काम करना शुरू करोगे। दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब का सिर्फ वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग आपके सिलेबस में है, और ऑन द जॉब का सिर्फ ये दो आपके सिलेबस के अंदर है। सीबीएसई सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, बाकी आपके सिलेबस में नहीं है। बाकी स्टेट बोर्ड्स में भी सीबीएसई के हिसाब से चलते हैं, एक आधा कुछ फालतू हो तो प्लीज़ आप उसे अपने लेवल पे देख लीजिएगा। तो आपने देखा ट्रेनिंग डेवलपमेंट एग्जैक्टली है क्या, ट्रेनिंग एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। होपफुली क्लियर है आपको। ट्रेनिंग क्या था बताओ फटाफट। सर ट्रेनिंग इज related from job, education is what sir, education is understanding of employees, and development is what sir, outcome of education can be understood as development. very good, एकदम सही जा रहे हैं। अब बेटा हम आगे बात करने जा रहे हैं, that is what the staffing process की। ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब आपको सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। तीन मेन टर्म्स जो थे वो आपको क्लियर है। फर्स्ट था रिक्रूटमेंट, सेकंड था आपका सिलेक्शन, और थर्ड क्या था आपका ट्रेनिंग डेवलपमेंट एजुकेशन। आप देखो इसमें कुछ नहीं है। जो मैं सबसे पहली वीडियो की सबसे स्टार्टिंग में बोल रहा था कि आपको लेटर ऑन देखने को मिलेगा प्लानिंग ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, याद है आपको? पार्ट 1 देखे बिना इस वीडियो को देख रहे हो तो बहुत दिक्कत आने वाली है। आप देखो वीडियो खत्म होने वाली है तब मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। चलिए इसे बोलते हैं ओवरलोड। चलिए तो वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। इसके अंदर क्या होता है, अगर आपने नोट्स बनाए हैं साथ साथ, वर्कलोड एनालिसिस के अंदर हम देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने चाहिए वर्कलोड के हिसाब से, और वर्कफोर्स एनालिसिस में देखते हैं कि उस काम को करने के लिए हमारे पास कितने लोग अवेलेबल हैं। फिर आता है आपका रिक्रूटमेंट कि एम्प्लॉयज़ हमें कहाँ से मिलेंगे, उस सोर्स को आइडेंटिफाई करना, और उस सोर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें क्या करना है, सोर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद एफर्ट्स करने कि वो हमारे यहाँ आके अप्लाई करें। सिलेक्शन अभी मैंने आपको पढ़ाया है। एक नई चीज़ जो इसके अंदर सिर्फ है आपके पास, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए सिलेक्शन के बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे दिया। प्लेसमेंट होता है कि ऑक्यूपाइंग पोजीशन फॉर विच एम्प्लॉय हैज़ बीन सिलेक्टेड, मतलब वो उस पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं आकर, मतलब आपसे वो गद्दी लेते हैं, सीधी सी बात, इन द सेंस ऑक्यूपाइंग पोजीशन फॉर विच द एम्प्लॉय हैज़ बीन सिलेक्टेड। यू कैन सिंपली से द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज, ज्वाइनिंग करना इज व्हाट, प्लेसमेंट। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या होता है, देखो जब आप ज्वाइन करते हो उसके बाद डे 1 जो होता है, जनरली डे 1 डे 2 आपको ना पूरे स्टाफ के साथ फैमिलराइज करवाया जाता है, कौन आपके सीनियर है, कौन आपके जूनियर है, ग्रीवेंस प्रोसीजर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग कल्चर, कौन से फेस्ट होते हैं, मतलब सारी बातें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताई जाती हैं। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ओरिएंटेशन। इट इज द फैमिलराइजिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉय विद द सुपीरियर, सबऑर्डिनेट एंड कोलीग्स। It include informing about organization policies and procedures and various rules and regulations. Training and development, इसको भी आप बेटा मेरे साथ अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस अगर आप देखें 5 चीज़ें हैं जो हम पहले देख चुके हैं, एस्टिमेटिंग मैन पावर, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, एंड द लास्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसके बाद इवेल्युएशन ऑफ HRM, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए सिलेबस का पार्ट नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, प्लीज़ इसे आप एक अपने लेवल पे करिए, सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलिए अब एक टॉपिक आपके पास आता है, ड्यूटीज़ एंड एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए इसके अंदर भी कुछ नया नहीं है, जितना आपने पढ़ा है। भाई HRM क्या करता है, सबसे पहले रिक्रूटमेंट करता है कि सर्च करना कहाँ से लोग मिलेंगे, फिर एनालाइज करता है जॉब्स को, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान, किसको क्या देना है, प्रमोशंस किस तरीके से देने हैं, बोनस किस तरीके से डिसाइड करने हैं, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दी जाते हैं, हैंडलिंग ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स की एम्प्लॉयज़ की अगर किसी तरह के कंप्लेन है, जैसे किसी एम्प्लॉय ने कंप्लेन करी मेरा बोनस कम रह गया या मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए था नहीं मिला। कई बार एम्प्लॉय बड़े 1 मिनट के अंदर रिजिड हो जाते हैं। सपोज़ वो एक्सपेक्ट करके बैठे थे प्रमोशन मिलेगा, आपने नहीं दिया, ठीक है, या सोच के बैठे थे 20% बोनस मिलेगा, आपने 10 दिया, वो सीधे पकड़ा देते हैं रेजिग्नेशन लेटर, वी आर लीविंग। अब इतने में ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम है ना यार, तुम 10 साल से जुड़े हुए थे 1 मिनट में आके, तो उस समय HRM का बड़ा काम होता है कि वो जाते हैं, उनसे पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करते हैं। सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, PF ग्रेचुटी वगैरह, ठीक है, उसके बाद है। तो ये HRM का जो फंक्शन है, प्लीज़ बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है, जो सारी बातें अभी तक हमने दोनों वीडियोस के अंदर मिला करके करी हैं वही सारी आपको इसमें देखने को मिलेंगी। उसके बाद है स्टाफिंग इज सीन एज जेनरिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि
जो स्टाफिंग फंक्शन है वो ऑर्गेनाइजिंग से ही निकलता है। इस वीडियो के पहले पार्ट की सबसे स्टार्टिंग डिस्कशन में यही था कि जो स्टाफिंग फंक्शन है वो जेनरिक है। पहले सिर्फ 4 फंक्शन हुआ करते थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, बट विद द टाइम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया ह्यूमन रिसोर्स का कि उसको एक सेपरेट फंक्शन की तरह देखे जाने लगा। तो आप देखो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है जो मैंने लिखा है, स्टाफिंग इज द जॉब ऑफ मैनेजर टू फिल द पोजीशन इन देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड मेक टू शो दैट दे रिमेन ऑक्यूपाइड विद क्वालिफाइड पीपल। सिर्फ जॉब भरना ही नहीं, वो पोजीशन फिल रहे और कोशिश हो सके तो वही एम्प्लॉइज रहे, उसी डेडिकेशन से काम करते रहे। इट इज क्लोजली लिंक्ड टू ऑर्गेनाइजिंग सिंस आफ्टर द स्ट्रक्चर एंड पोजीशंस हैव बीन डिसाइडेड पीपल आर रिक्रूटेड टू वर्क, subsequently they need to be trained, motivated in harmony with the goals of ऑर्गेनाइजेशन। सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो इसी के साथ पूरा आपका बेटा मैंने स्टाफिंग पूरा किया। अब इसके नीचे जो आपको बुक के अंदर मैंने 4 तरह के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए 1 मार्क, बेटा उन्हें इग्नोर मत करना, बहुत शिद्दत से ढूंढ के निकाले हुए क्वेश्चंस हैं वो। 1 मार्क के जो 40-50 क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करोगे, फिर आप केस स्टडी सॉल्व करोगे सारी की सारी जो बना के दी हैं, फिर पास्ट एग्जामिनेशन। आई वॉन्ट टू स्कोर 100 जो उसके नीचे है वो आप प्रो नहीं करोगे। आई वॉन्ट टू स्कोर 100 आप जब रिविजन कर लोगे उसके बाद आपको देखना है, क्योंकि उसके अंदर थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस डाले गए। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट।